हेलो गाइस। तो आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और रॉबर्ट हेविंग हरस्ट के बारे में, इनके नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन खेल के माध्यम से किया। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने बच्चों का नैतिक विकास का अध्ययन खेल के माध्यम से किया। मार्वल एक गेम था, मार्वल गेम के माध्यम से इन्होंने बच्चों का क्या किया, नैतिक विकास का अध्ययन किया। इन्होंने जो इनके जो की कॉन्सेप्ट थे, जो मुख्य विचार थे नैतिक विकास में से पियाजे के, तो वो ये थे कि नैतिकता का विकास उम्र और संज्ञानात्मक विकास के साथ होता है। तो जो नैतिक विकास होता है बच्चों में, वो उम्र और संज्ञानात्मक विकास के साथ होता है। बच्चा धीरे धीरे नियमों को सीखता है। बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे नियमों को सीखता है। नैतिकता बाहर से थोपे गए नियमों से शुरू होकर स्वयं के विवेक तक पहुंचती है। मतलब कि जो पहले जो नैतिकता होती है, वो शुरू की स्टेज में बच्चों पे थोपी गई होती है नैतिकता। फिर धीरे धीरे वो एज बढ़ते बढ़ते वो स्वयं की विवेक तक पहुंचती है। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम आते हैं पूर्व नैतिक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री मोरल स्टेज, या इसको बोलते हैं विषम विधिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था क्या है। ये जो हमारी पूर्व नैतिक अवस्था क्या है, तो इसमें क्या होगा अपना पूर्व नैतिक अवस्था में। ये अवस्था रहेगी जन्म से लेके 5 वर्ष तक। जन्म से लेके 5 वर्ष तक ये अवस्था रहेगी। इसमें जो रहेगा, बच्चे नियमों को नहीं समझते। पूर्व नैतिक अवस्था में क्या होता है, बच्चे नियमों को नहीं समझते, सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। नैतिकता का मतलब होता है सही या गलत, बट पूर्व नैतिकता में क्या होगा, सही गलत का ज्ञान नहीं होगा, नियमों को नहीं समझते बच्चे। खेल में नियमों में रुचि नहीं रहती। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो वो नियम में इंटरेस्टेड नहीं रहते। कार्य केवल आनंद के लिए करता है बच्चा। क्या करता है, कार्य केवल आनंद के लिए करता है। जैसे कि अवस्था का सबसे सटीक उदाहरण आप लीजिए। बच्चा खेलते समय नियम बदल देगा क्योंकि उसे नियमों की समझ नहीं होती। तो ये क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था है। तो उसमें कोई नैतिकता नहीं होगी, सही गलत नहीं होगा, खेल के नियमों में रुचि नहीं रहेगी, कार्य केवल आनंद के लिए करेगा। और बच्चा जो है क्या करेगा, अपने हिसाब से नियम बना लेगा, है ना, अपने हिसाब से नियम बना लेगा और नियम बदल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है पराधीन या परायत्व नैतिकता की अवस्था। इसको बोलते हैं पराधीन नैतिकता अवस्था। ये 5 से लेकर 10 वर्ष तक रहती है। हो सकता है कि कुछ किताबों में अलग दी हो, बट मैंने जहां तक देखा है, बहुत सारी जगह 5 से 10 साल दी हुई है। हर किताब में डिफर कर सकता है ये, बट मेरे हिसाब से 5 से 10 साल ये वाली स्टेज जाएगी। आप और चेक कर सकते हैं, अगर आपको डिफरेंट उत्तर मिले तो आप वहां से देख सकते हैं, बट उम्र मेरे हिसाब से 5 से 10 वर्ष ही जाएगी इसमें। तो पराधीन नैतिकता जो है हेट्रोनोमस मोरालिटी, या इसको बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद। तो इसमें क्या होगा, नियमों की प्रकृति होगी। क्या होगी, नियमों की प्रकृति। मतलब बच्चा नियमों को स्थायी और अटल मान लेगा। बच्चा क्या मानेगा कि नियम स्थायी रहेंगे, नियम अटल होते हैं, नियम को कोई नहीं बदल सकता। सत्ता का स्रोत, नियम बड़े लोगों द्वारा बनाए गए हैं और नियम तोड़ना गलत है। बच्चा सोचेगा नियम बड़े लोगों द्वारा बनाए गए हैं और नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता। मूल्यांकन का आधार कैसे करेगा इसमें बच्चा, नैतिकता में मूल्यांकन का आधार कैसे करेगा, कार्य केवल परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, केवल रिजल्ट को महत्व देगा। ठीक है, दंड आधारित नैतिकता होगी। अगर किसी ने गलत दिया है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो बच्चा सीधा उसको दंड देने के लिए बोलेगा। ठीक है, मतलब कि सिर्फ दंड आधारित, उस किसी ने कुछ गलत किया तो उसको दंड होगा, चाहे ईश्वर दे, चाहे अदालत दे, या कुछ भी दे। तो अगर इंसान ने गलत किया है, तो चाहे वो मिस्टेक से भी गलत हुआ हो, अनजाने में भी गलत हुआ हो, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, कठोर रहेगा उसके प्रति, सिर्फ परिणाम को देखेगा और दंड आधारित परिणाम रहेंगे। पराधीन नैतिकता की प्रमुख विशेषता क्या है, इमेच्योर जस्टिस।
ठीक है, मतलब कि बच्चा मानता है कि गलत कार्य करने पर सजा अवश्य मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे ने झूठ बोला और बाद में गिर गया, यदि किसी बच्चे ने झूठ बोला और बाद में गिर गया, तो वह सोचता है कि गिरना उसके झूठ बोलने की प्राकृतिक सजा है। ठीक है, तो मतलब बच्चा सोच रहा है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी। एक और उदाहरण लेते हैं, कप टूटने की दुविधा देखते हैं। एक बच्चे ने गलती से 10 कप तोड़ दिए और दूसरे बच्चे ने जानबूझकर 1 कप तोड़ा, तो इस अवस्था का बच्चा जो रहेगा वो 10 कप तोड़ने वाले को अधिक दोषी मानेगा। ठीक है, क्योंकि नुकसान अधिक हुआ है। आप सोचिए, जबकि उससे अनजाने में हाथ लग गया और 10 कप टूट गए, लेकिन वो क्या कर रहा है, जिससे 1 कप है, 1 कप जानबूझ के तोड़ा है जिसने, उसको मतलब वो दोषी नहीं मान रहा, वो रिजल्ट देख रहा है, वो परिणाम देख रहा है कि भैया इसने 10 कप तोड़े तो इसको अधिक सजा मिलेगी, तो परिणाम के बेसिस पे वो सजा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मॉरलिटी। इसमें क्या होगा, ये 10 वर्ष से आगे तक जाएगा, 10+ से आगे तक। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, इसमें बच्चे अपने हिसाब से नियम बदल देंगे, इसमें इंटेंशन को महत्व देंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि गलती से किसी से 10 कप फूट गए, लेकिन किसी ने जानबूझ के 1 कप फोड़ा है, तो ये इस वाली अवस्था में जिसने 1 कप फोड़ा है तो उसको सजा देंगे, बशर्ते जिससे गलती से 10 कप फूट गए उसको सजा नहीं देंगे। तो ये अपनी एक समझ डेवलप हो जाती है, न्याय और सामान्यता की समझ विकसित हो जाती है, सहयोग और पारस्परिक सम्मान भी विकसित हो जाता है। स्वायत्त अवस्था का बच्चा जानबूझकर कप तोड़ने वाले को अधिक दोषी मानेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है, खुद की समझ डेवलप हो गई है, डिसीजन लेने में परिपक्व हो गया है, अपने हिसाब से सही व गलत कर सकता है ना, नियम भी थोड़े से बदल सकता है, चेंज कर सकता है। पियाजे के नैतिक विकास का सार, पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5, पराधीन 5 से 10, नियम स्वायत्त नैतिकता 10 वर्ष से आगे। मतलब कि पूर्व नैतिकता में क्या है, नियमों की समझ नहीं रहेगी, पराधीन में नियम अटल रहेंगे, परिणाम महत्वपूर्ण रहेगा, स्वायत्त में उद्देश्य और न्याय महत्वपूर्ण है, उद्देश्य और न्याय महत्वपूर्ण है स्वायत्त नैतिकता में। स्वायत्त का मतलब होता है अपने हिसाब से। प्रभावित करने वाले कारक, अनुप्रयोग, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक संपर्क, साथियों से बातचीत कर नैतिक विकास बढ़ती है, संयोग से नियमों की समझ भी विकसित होती है। क्या होता है, जब हम सामाजिक संपर्क में रहते हैं, साथियों से बातचीत करते हैं, तो नैतिक विकास डेवलप होता है। ठीक है, संयोग से क्या होता है, नियमों की समझ विकसित होती है, एक दूसरे से संयोग से क्या होता है, नियमों की समझ विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास, जैसे जैसे सोच विकसित होगी वैसे वैसे नैतिकता भी विकसित होगी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंसान की सोच विकसित होती है उसको सही गलत करने का निर्णय लेने में और आसानी होने लगती है। शैक्षिक नेतार्थ, मतलब कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन, बच्चों को नियम बनाने में शामिल करें। जब भी आप कोई नियम बना रहे हैं तो बच्चों को नियम बनाने में शामिल करें। दंड देने की बजाय चर्चा पर विश्वास करें। संयोगात्मक गतिविधि करें। ठीक है, बच्चे को संयोगात्मक विधि में इन्वॉल्व करें। विभिन्न नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करें। इससे क्या होगा, उसको नैतिक निर्णय लेने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, जेरोम ब्रूनर, तो इनका सिद्धांत को संज्ञानात्मक संरचनात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले इन्होंने जो दिया है, खोज अधिगम का सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, और एक अंतःक्रिया मतलब स्पाइरल करिकुलम शब्द दिया है। तो आइए बढ़ते हैं हम जेरोम ब्रूनर के नैतिक सिद्धांत पर। तो ये क्या करते हैं, ये खोज और अधिगम पे ज्यादा बल देते हैं। ये क्या करते हैं, नैतिकता में खोज और अधिगम पर ज्यादा बल देते हैं। ये कहते हैं बच्चा स्वयं से सही गलत की खोज करेगा। इनका कहना क्या है कि बच्चा स्वयं से सही गलत की खोज करेगा, मतलब खोज करके सही गलत बच्चा पता करेगा। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए आप, शिक्षक सीधे ना बताकर बच्चों से चर्चा करवाए कि झूठ बोलना क्यों गलत है। ठीक है, मतलब खोज करे बच्चा खुद कि झूठ बोलना गलत क्यों है, शिक्षक सीधे ना बताकर चर्चा करे कि झूठ बोलना गलत क्यों है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा समूह में कार्य करने से नैतिक गुण विकसित होते हैं। ठीक है, जब समूह में कार्य करेंगे तो सहयोग, सहनशीलता, जिम्मेदारी और सम्मान की विकास होती है। स्पाइरल करिकुलम जो इन्होंने शब्द दिया है
तो नैतिक मूल्यों में विभिन्न कक्षाओं में बार बार बढ़ती गहराइयों के साथ पढ़ाया जाता है। स्पाइरल करिकुलम मतलब कि स्पाइरल आपने देखा होगा, ऐसा 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 रहता है। तो मतलब जो अधिगम आपका रहना चाहिए वो सरल से कठिन रहना चाहिए, सीधी सीधी बात है स्पाइरल करिकुलम में। आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर के शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विचारों का व्यवहारिक प्रयोग कैसे करें। चर्चा आधारित, बच्चों को तर्क करने के अवसर दें, ठीक है। समूह कार्य, विद्यार्थी के बीच समूह भावना का विकास करें। समस्या समाधान, बच्चों को नैतिक समस्या के समाधान खोजने का अभ्यास करवाएं। रोल प्ले करवाएं, विभिन्न परिस्थितियों में रखकर संवेदनशीलता का विकास करें। कहानियों के माध्यम से समाज उपयोगी आदर्श प्रस्तुत करें। आगे बढ़ते हैं। हेविंगहर्स्ट और नैतिक विकास। तो जो हेविंगहर्स्ट हैं उन्होंने जो नैतिक विकास दिया है उसकी इन्होंने अवस्थाएं रखी हैं ऐसी कुछ इस प्रकार से। प्रारंभिक, फिर मध्य, और मध्य से पहले एक पूर्व भी है। प्रारंभिक है, फिर बीच में पूर्व है, फिर मध्य है, फिर किशोर है। तो ये किसमें है? अपने हेविंगहर्स्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत में ये चीजें पाई गई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हेविंगहर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास के जो स्रोत हैं वो है परिवार। तो परिवार से नैतिकता शुरू होगी सर्वप्रथम, फिर विद्यालय में, ठीक है, फिर उसके बाद समाज में सामाजिक मापदंड का विकास, फिर परिपक्वता, उम्र के साथ नैतिकता और समझ बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां पर तीनों की तुलना हुई है नैतिक विकास की, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊंगा। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, वही चीज का रिपीटेशन कर दिया यहां पर वही चीज का इन्होंने रिपीटेशन कर दिया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वहां पर रुकेंगे हम। ये एक ट्रिक है, पा परा स्वा। पा परा स्वा, तो इससे तीन अवस्थाएं, नैतिक अवस्थाएं आपको पियाजे की याद हो सकती हैं। इसमें पहली अवस्था में बच्चा नियम नहीं जानता, दूसरे में नियम ही भगवान है, तीसरे में नियम बदले जा सकते हैं। ये स्लाइड गलत हो गई थी इसलिए काट दिया मैंने इसको। तो ब्रूनर की जो स्तर है वो EIS स्तर के हिसाब से मैंने उसको बांटा है। तो इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। एक दिया है क्रियात्मक, दूसरा दिया है प्रतीकात्मक, और तीसरा दिया है सिंबॉलिक, मतलब कि सांकेतिक या प्रतीकात्मक। तो जो क्रियात्मक ये जो अवस्था रहेगी ब्रूनर के सिद्धांत में, इसमें जो बच्चा रहेगा वो करके सीखेगा, एक्शन बेस्ड रहेगा। और प्रतीकात्मक में रहेगा चित्र द्वारा बच्चा सीखेगा, बच्चा क्या करेगा? चित्र द्वारा सीखेगा। और प्रतीकात्मक में क्या रहेगा? सिंबल, भाषा और प्रतीकों द्वारा सीखेगा। थोड़ा मैं आपको उसको डिटेल में समझाता हूं कि क्रियात्मक 0 से 3, और जो आपकी रहेगी चित्र द्वारा सीखना 3 से 6 या 3 से 7 मान लीजिए, 6 या 7 के आसपास, और 6 या 7 वर्ष से आगे आपकी प्रतीकात्मक चरण रहेगी, ठीक है। तो क्रियात्मक में चरण में क्या होगा? बालक वातावरण में हाथ पैर द्वारा सक्रिय रूप से क्रिया करेगा, बालक संवेदी गामक अंगों का प्रयोग करेगा, वस्तुओं को अदल बदल हेर फेर करना प्रारंभ करेगा, बालक खिलौनों को हिलाकर मुंह में लेकर अपनी समझ बनाएगा। ये सब क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है हाथ पैर के द्वारा, संवेदी गामक जो अंग है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है। दृश्य आधारित में क्या हो रहा है कि इसकी तुलना जो है पियाजे के सेकंड अवस्था से की गई है, ठीक है, जो थी अपनी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उससे की गई है। तो इस अवस्था में जो बालक रहेगा वो मानसिक छवियों का विकास होगा। इसमें क्या होगा? बच्चों की मानसिक छवियों का विकास होगा। मतलब कि बालक जो रहेगा यहां पर शब्द की जगह क्या करेगा? दृश्य के द्वारा, ठीक है, छवियों के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करेगा। और जो है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अवस्था है, ये 6 या 7 वर्ष से आगे तक की जो रहे, यहां पर ये पियाजे की जो मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उससे इसकी तुलना की गई है। इसमें क्या होगा? पियाजे ने मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक
अवस्था के बारे में जो बताया है वही इसमें होगा। और इसमें क्या होगा, बालक ज्ञान का प्रतिनिधित्व जो करेगा भाषा और संकेत के माध्यम से अमूर्त प्रतीक के आधार पर करेगा। ठीक है, और बालक की तार्किक सोच, भाषीय, गणित, संकेत आदि का विकास होगा। डिस्कवरी लर्निंग, प्रस्तुतिकरण, स्पाइरल पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो खोज अधिगम दिया है। ठीक है, ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो खोज अधिगम दिया है। ज्ञान प्रस्तुतिकरण स्तर, ब्रूनर के ज्ञान प्रस्तुतिकरण के कितने स्तर हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं, ब्रूनर के ज्ञान प्रस्तुतिकरण के कितने स्तर हैं, 3 है। एक है क्रियात्मक, एक है दृश्यात्मक। ठीक है, क्रियात्मक हो गया, एक हो गया दृश्यात्मक, और तीसरा हो गया प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा किसने दी, तो जेरम ब्रूनर ने दी। ये 3 प्रश्न हो गए अपने, आगे बढ़ते हैं। ये वही रिपीट हो गया है स्लाइड में, यहां भी वही रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पूर्व नैतिक अवस्था प्याजे की, इसमें ये बताया था कि वही रिपीट हो गया है स्लाइड में, वही रिपीट हो गया है। ठीक है, यहां ये हम पढ़ चुके हैं कि खेल के समय नियम पालन नहीं करता, ये सब पढ़ चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं, वही रिपीट है। ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि नियमों को स्थायी और अटल मानता है, जो सेकंड अवस्था है। और वह मानता है कि नियम किसी बाहरी सत्ता द्वारा है, नियम तोड़ना गलत है, नियम के उल्लंघन पर किसी भी स्थिति में पाप लगेगा। दंड का भय, वह सजा के डर से नियमों का पालन करता है। कार्य के पीछे छिपे इरादे या भावना की वजह परिणाम के आधार पर निर्णय लेता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये तीसरा भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेविंगहर्स्ट पर आते हैं कि इनके विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने प्रत्येक आयु वर्ग के कुछ विकासात्मक डेवलपमेंट टास्क जो है निर्धारित किए हैं। यदि बच्चा उन्हें सफलतापूर्वक करता है तो विकास सामान्य और संतुलित तरीके से आगे बढ़ता है। विकासात्मक कार्यों की सफलता बच्चे की नैतिक विकास की नींव रखता है। तो हेविंगहर्स्ट ने जो शुरू किया है, शैशव अवस्था बताई, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था बताई, फिर मध्य बाल्यावस्था बताई, फिर किशोर अवस्था बताई। तो जो शैशव अवस्था है, जो इन्फेंसी स्टेज है, उसमें कैसा विकास बताया उसने नैतिकता का, हेविंगहर्स्ट ने सही और स्वास्थ्य प्रदाय आदतों का निर्माण करना, माता और परिवार के सदस्यों पर विश्वास विकसित करना। हेविंगहर्स्ट के बारे में ये इन्होंने बताया है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो पहली स्टेज है शैशव अवस्था वाली, इसको पूर्व नैतिक अवस्था मान लेते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष मानते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे में कोई नैतिकता की समझ नहीं होती। ठीक है, शैशव अवस्था में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पूर्व नैतिक अवस्था भी बोल सकते हैं। फिर जो अगली अवस्था आएगी 3 से 6 वर्ष आएगी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। इसमें सही और गलत व्यवहार की बच्चा क्या कर लेता है, पहचान कर लेता है, अनुशासन सीखता है, मूलभूत सामाजिक नियमों का पालन करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, बालक इस उम्र में स्वार्थी होता है, और जिससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है उस कार्य को वह सही समझता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होती है, सही गलत की पहचान करना वो सीख जाता है, और अनुशासन भी सीखता है। लेकिन वह कैसा होता है, स्वकेंद्रित व्यवहार करता है। बालक इस उम्र में कैसा होता है, स्वार्थी होता है। कैसा होता है, स्वार्थी होता है। और कैसा होता है बच्चा, कि जिससे उसकी पूर्ति हो रही है वो वैसा कार्य करना ठीक समझता है। तीसरे में मध्य अवस्था, मतलब कि मिडिल चाइल्डहुड, या फिर आपकी बोल सकते हैं लेट चाइल्डहुड। तो ये रहेगी 7 से 12 वर्ष के आसपास। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बच्चा समूह में कार्य करना सीख जाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा भी विकसित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, जैसे कि ये बचपने में अपन स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बट जैसे बड़े होंगे हम, मध्य वाले अवस्था में पहुंचेंगे, लेट चाइल्डहुड में पहुंचेंगे, तो हम स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सामूहिक खेल नियमों का
पालन भी करेंगे। ऊपर हम नियमों का पालन नहीं कर रहे थे इससे पहली स्टेज में, बट अब हम नियमों का पालन भी करने लगेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें हम परंपराओं को धारण करेंगे। तो इस उम्र में बालक जो रहेगा, इस उम्र में बालक समाज की मान्यताओं को ग्रहण करेगा। समाज की क्या करेगा? मान्यताओं को ग्रहण करेगा। और समाज जिसे सही मानता है, जिसको समाज सही मानेगा, उसको यह भी सही मानेगा बच्चा। चौथी है किशोर अवस्था, मतलब कि आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ये 13 से 18 वर्ष के आसपास रहेगी। इसमें नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का दृढ़ विकास होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना आएगा, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण और जीवन आदर्श बनाना भी होगा इसमें। उदाहरण, परीक्षा में नकल ना करना, निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा करना, यहां तक डेवलप हो जाएगा। मतलब कि बालक में चेतना की शुरुआत हो जाएगी। बालक यहां पर अपने ढंग से सही व गलत का निर्णय लेना शुरू कर देगा। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएगा, नैतिक मूल्यों का, सिद्धांतों का दृढ़ विकास होगा, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण भी करेगा। महत्वपूर्ण स्रोत परिवार। परिवार में नैतिक शिक्षा और व्यवहार आचरण का पहला केंद्र है। फिर विद्यालय में औपचारिक अनुशासन और व्यापक सामाजिक मूल्य सीखेगा। फिर समाज से संस्कृति वगैरह, परंपराएं वगैरह सीखेगा। और उम्र बढ़ने पर संज्ञानात्मक नैतिक विकास की डेवलपमेंट होगी। और इसका इंप्लीकेशन क्या है? शिक्षकों को बच्चों को उनकी आयु के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 5वीं क्लास में आप उसको 7वीं 8वीं का पढ़ा रहे हो, उसके जो आयु है उसके अनुसार आपको चीजें सिखानी होंगी। रटने की बजाय दैनिक व्यवहार की चीजें शामिल करें, रटने की जगह दैनिक व्यवहार की चीजें शामिल करें। और विद्यालय में बच्चों को नैतिक आचरण के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करना चाहिए। ये 3 चीजें, 3 अवस्थाएं हम बता चुके हैं आपको। इसमें एक उदाहरण समझ लीजिए आप, ब्रूनर का जो मैंने क्रियात्मक सिद्धांत बताया था कि बच्चा गेंद को फेंककर और उसे पकड़कर उसकी प्रकृति से सीखता है। ये उसकी क्रिया हो गई करके सीखने की। और प्रतीकात्मक में जैसे आम देख रहा है, आम का चित्र देखकर आम को वो पहचान लेगा कि ये आम है। और प्रतीकात्मक स्तर पर जब पहुंचेगा 7 वर्ष से आगे, तो बिना वस्तु देखे 5 + 3 = 8 है, तो गणितीय संक्रियाएं को समझने लगेगा। मतलब भाषा, चिन्ह, गणितीय सूत्र, प्रतीक, अमूर्त प्रतीकों द्वारा सीखने लगेगा। ये अपन कर ही चुके हैं। अच्छा, ब्रूनर के सिद्धांत में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक जो होगा वो मार्गदर्शक रहेगा, फैसिलिटेटर रहेगा, मोटिवेटर प्रेरक रहेगा। और विद्यार्थियों की भूमिका क्या रहेगी? कि सक्रिय अधिगमकर्ता, एक्टिव लर्नर रहेंगे, अन्वेषक मतलब कि खोज करता रहेंगे, और समस्या का समाधान करने वाले रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत समाप्त होता है। यहां पर हमने तीन चीजें पढ़ी नैतिक विकास के सिद्धांत में। पियाजे का नैतिक विकास समझा हमने, हेविंग हरस्ट का नैतिक विकास समझा, जेरोम ब्रूनर का, और खोज अधिगम भी पढ़ा हमने यहां पर जेरोम ब्रूनर का। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू।